गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 30 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। और आप सभी लोगों को पता है कि डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास में टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। तो आज भी 3 नए टॉपिक हैं। कौन से टॉपिक्स हैं अभी मैं आपको बताता हूं, और इनसे लगभग हर वर्ष एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लासेस का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। और साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा क्रैश कोर्स। 149 रुपये में आपको मिल जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। इस बार बहुत ही तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है, तो इस बार वही पढ़िए जो एग्जाम में देखने को मिले। तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो निचोड़ नोट्स है, 490 पेज की पीडीएफ है। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। अभी के अभी परचेज करें, क्योंकि इस बार 6.5 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए हैं। तो सीट लेना मुश्किल होगा। तैयारी आप लोग करेंगे तभी आपको सीट मिलेगी। प्राइवेट सीट जो है लेना मुश्किल होगा। 10,000 गवर्नमेंट की सीट है, बाकी जो आपकी सीटें हैं वो प्राइवेट सीटें हैं। ठीक है, चलिए 2.25 लाख, 2,20,000, 30,000 के समथिंग जो है सीटें हैं यूपी में। ठीक है, चलिए सबसे पहले जनगणना के बारे में मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मोटा मोटा पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट अलग से आप लोग लिख लीजिए कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में। ये सन आप लोग लिख लीजिएगा, 1872 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी ये बहुत पूछा जाता है। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो, ये आप लोग पॉइंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 से। ठीक है, अगर पहला पूछे तो 1872, अगर नियमित पूछे तो 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, नियमित जनगणना का मतलब ये है कि पहले कभी भी मतलब जनगणना हो जाती थी, अब जो होती है वो 10 साल में होती है। जैसे अभी 2011 में हुई है, 10 साल बाद फिर होगी, तो 10 वर्ष बाद होने लगी है। ठीक है, नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए। और स्वतंत्र भारत की अगर पूछे कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। ये पॉइंट आप लोग लिखते हुए चलें। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 246 है। ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 246 में जो है जनगणना का विषय है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जनगणना जो विषय है ये 7वीं अनुसूची के जो है संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। एग्जाम में पूछा जाएगा किस सूची का है, राज्य सूची या समवर्ती सूची, तो संघ सूची का विषय है जनगणना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना का क्रम, यानी कि अगर हम स्टार्टिंग से बात करें 1872 से, तो ये जो है 2011 वाली जो जनगणना थी ये 15वीं थी। और स्वतंत्र भारत की अगर पूछे तो कौन सी क्रम की है, तो ये 7वीं जनगणना थी। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद न्यूनतम पूछे सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में है, अधिकतम मेघालय में है। न्यूनतम किस राज्य में है, नागालैंड में है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या घनत्व पूछे तो जो अधिकतम है वो है बिहार राज्य में, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगानुपात में सबसे अधिकतम केरल में है, न्यूनतम हरियाणा में है। साक्षरता में केरल है टॉप पे, अधिकतम है, और न्यूनतम में आपका बिहार है। पुरुष साक्षरता में केरल है और न्यूनतम बिहार है। महिला साक्षरता में केरल एंड राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी जनगणना से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं करवा दूंगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ मंदिर हैं और उसके निर्माणकर्ता हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे लिंगराज मंदिर, ये उड़ीसा में है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो ययाति केसरी थे। ये इंपॉर्टेंट है। और अभी कल ही मैं क्वेश्चन पूछा था कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, चलिए
पुरी का जगन्नाथ मंदिर, इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो वो हैं चोल गंगदेव। ये इंपॉर्टेंट है, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है इसके जो निर्माणकर्ता हैं चोल गंगदेव हैं। उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसके निर्माणकर्ता हैं नरसिंह देव प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इसमें, ये बहुत पूछा जाता है। कोणार्क के सूर्य के मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो नरसिंह देव प्रथम है। उसके बाद खजुराहो के जो मंदिर है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, इसके जो निर्माणकर्ता हैं यशोवर्मन है। कौन है? यशोवर्मन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये राजस्थान में है, इसके निर्माणकर्ता वास्तुपाल हैं। ठीक है। कैलाश मंदिर जिसे एलोरा के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में है और इसे जो है कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में है। मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसके जो निर्माण करता है तिरुमल्लई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी एलिफेंटा की गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों ने निर्माण कराया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को नोट करिए। चलिए कैलाश मंदिर ये इंपॉर्टेंट है। कैलाश मंदिर नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने इसका जो है निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर इसका निर्माण राजा राम प्रथम ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र चोल ने बनवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर का मंदिर नंदी वर्मन द्वितीय। और उसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, जिसमें जिसमें स्टार लगाए हैं उसी को आप लोग नोट करिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारत की प्रमुख जैसे झीलें हैं किस देश में हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व और भारत दोनों की है। जैसे कैस्पियन सागर झील ये जो है कहाँ पे है? रूस तथा ईरान में है। ठीक है। सुपीरियर झील ये अमेरिका तथा कनाडा में है। ठीक है। हुरान झील यूएसए तथा कनाडा में है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बैकाल झील सोवियत संघ में है। उसके बाद रुडोल्फ झील केन्या में है। टिटिकाका झील जो है टिटिकाका झील पेरू बोलीविया में है। रोडियर झील कनाडा में है। डलहौजी झील फ्लोरिडा में है। डल झील ये सबसे मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील ये वुलर झील जो है सबसे मीठे पानी की झील है। डल झील तो केवल जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। राजशमंद झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। और हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। इन सभी को लिखिएगा, जो भी भारत में झीलें हैं इन सभी को लिखिएगा। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। लोकटक झील मणिपुर में है। इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ पार्क है लोकटक झील में। ठीक है, मणिपुर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। जयशमंद झील राजस्थान में। ठीक है। उसके बाद डिंडवाना झील राजस्थान में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। कोलेरू झील ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेम्बनाड झील केरल में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस बल झील ये जम्मू कश्मीर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मालाताल झील उत्तराखंड में है। और उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका ये है अनंत नाग झील, ये जम्मू कश्मीर में है। ओके, अब ये थे आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, और इसमें से 30 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, जिस प्रघटना ने प्रकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया था वह प्रघटना क्या है? जिस प्रघटना ने प्रकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया था वह प्रघटना क्या है? सभी लोग फर्स्ट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और जो अभी 3 टॉपिक्स में करवाया हूँ, जनगणना हो गया, झील हो गया, इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर क्वेश्चंस इससे आएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। और भी जनगणना के जो फैक्ट हैं उनको भी मतलब करवा दूंगा मैं। और विश्व जनसंख्या दिवस पूछे तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो जिस प्रघटना ने प्रकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया था वह प्रघटना क्या है? तो वह है ध्रुवीकरण। क्या है? ध्रुवीकरण है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? सेकेंड डे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? कैच कहते हैं। क्या कहते हैं? कैच कहते हैं। ओके, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सरकारी सीट लेना है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम बेहतरीन स्कोर करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। जो भी यूपी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा लेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चंस।
तो पूरा लेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन है? शिला लेख का अध्ययन है ये पूरा लेख शास्त्र। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है किसे? तो मीथेन को जो है मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट जरूर से जरूर आप लोग करिएगा। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर सच में हमारी क्लास आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। बीएड में अच्छे स्कोर करना है आपको भी, तो बस विश्वास के साथ आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से, आपको निश्चित ही हमारे चैनल से मदद मिलेगी। तो बीसी राय जो पुरस्कार है ये चिकित्सा यानी कि मेडिकल सेक्टर में दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है अवार्ड? पत्रकारिता के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे। चलिए, दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? सेवन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दामोदर वैली कारपोरेशन एक संविधिक निकाय है। क्या है? संविधिक निकाय है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है? परमवीर चक्र है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बस विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग कभी भी प्रिपरेशन नहीं किए हैं तो डेली क्लास को आप लोग मेरी देखा करें, और जो जी के टॉपिक वाइज में जो मैं करवाता हूं, अभी जो प्रैक्टिस सेट की क्लास में जो टॉपिक्स वाले करवाता हूं क्वेश्चंस, उनको आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये रामबाण साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्घ्य में क्या होती है? वृद्धि होती है या कमी होती है, स्थिर रहती है या अनिश्चितता बनी रहती है? तो कमी होती है। तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्घ्य में जो है क्या होती है? यह कमी होती है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा आपके एग्जाम में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? बताइए सभी लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? तो ये प्रदूषक इसलिए है क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है, इसलिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। चलिए, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें। तो वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए दिया जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि ये हर साल होता है, आप लोग बताइएगा। चलिए, पृथ्वी जिस समय सूर्य के से जो है सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उस स्थिति को क्या कहते हैं? पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उस स्थिति को क्या होती है? उस समय उस स्थिति जो होती है एफिलियन होती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसे अपसार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपसार बोला जाता है। चलिए, अपशौर भी बोल सकते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? अगर न्यूनतम दूरी का वहीं पूछता तो उपसौर होता है, वो कहलाता है। ठीक है, उपसौर उसे कहते हैं।
तो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मिश्रण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा आपके एग्जाम में ये प्रश्न, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का जो नाम है वो है मीरा कुमारी। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पुरुष में बताइए, ये मतलब विविध में आ जाता है, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, महिला पुरुष, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए, तो ऐसे ये टॉपिक सभी में करवाऊंगा। जैसे अभी मैं डेली प्रैक्टिस की क्लास में 3 टॉपिक्स जो है उठा रहा हूँ, ऐसे में वो भी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? वो कौन सी हवाएं हैं? तो वह हवाएं हैं पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एजोला डॉट डॉट के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। एजोला जो है किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? चावल की खेती के लिए जो है मृदा उर्वरता को बढ़ाता है एजोला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चावल की खेती या धान की खेती बोल सकते हैं। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में जो है उपबंध नहीं है? कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? असंवैधानिक निकाय है। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो संविधान में योजना आयोग का उपबंध नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कल ही ये क्वेश्चन करवाया हूं। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 4 के चारों प्रश्न में कल करवाया हूं स्थापना वर्ष वाले में। तो आप लोग बताइए चारों की स्थापना वर्ष कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग। चलिए, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो उसका नाम है रथ। क्या नाम है? रथ नाम है। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि बुरादे से ढकी हुई बर्फ इसलिए जल्दी नहीं पिघलती क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत की परत होती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छपेगा आपके एग्जाम में, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? ये होती है समताप मंडल में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? महासागर पूछ रहा है, अगर देश पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय स्वरूप की सरकार में डॉट डॉट क्या होता है? संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? तो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। तो यही जो आपका कथन बिल्कुल सही है, बाकी आपके असत्य कथन है, ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका उसके संपादन से सही मिलान नहीं हुआ है? बताइए। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वंदे मातरम के तो अरविंद घोष हैं संपादक, न्यू इंडिया के विपिन चंद्रपाल हैं, युगांतर के भूपेंद्र नाथ वत्ता हैं, संध्या के वरिंद्र घोष नहीं हैं इसके संपादक, बल्कि इसके जो संपादक हैं बीबी उपाध्याय हैं संध्या के, ठीक है। संध्या पत्रिका के जो संपादक हैं बीबी उपाध्याय हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? ये शहतूत के पत्ते पर जो है पलते हैं रेशम के कीड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बस जवाब देंगे सभी लोग। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा पूछे तो एशिया है आपका, तो सबसे छोटा यहाँ पे पूछा जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया द्वीप आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थे
जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। और स्टार्टिंग में आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली ऐसी क्लासेस देखना करें, आप लोग देखा करें डेली। और इसकी पीडीएफ मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम से आप लोग जरूर ज्वाइन होएं। अब मैं आप लोग से एक लास्ट क्वेश्चन और भी पूछ रहा हूँ। क्वेश्चंस ये हैं, सभी लोग जवाब देंगे। स्वर्ण मंदिर जो है किस राज्य में है? स्वर्ण मंदिर किस राज्य में है? जवाब दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग इसकी।